हाय विद्यार्थी मित्रों, कक्षा प्लस में आपका फिर से स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार दादीज कक्षा प्लस में आपका स्वागत करता हूं सभी विद्यार्थी मित्रों का। जैसे कि मैंने आपको 2-3 दिन से क्लास में मैं बता रहा हूं कि हम शिक्षण सूत्रों को ज़्यादा काम में ले हुए हैं। जिस तरीके से शिक्षण सूत्र हमें याद है तो शिक्षण विधियों को हम आसानी से कर सकते हैं। शिक्षण सूत्रों के माध्यम से शिक्षण विधियां आसान हो जाती है। शिक्षण सूत्रों के याद होने से शिक्षण विधियों को सरलता से कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो मैंने पार्ट फर्स्ट में जो हमारा जो मैंने पार्ट आपको पढ़ाया था, जो मैंने आपको उसमें दिया था शिक्षण विधियों के अंतर्गत, जिसके अंदर हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां हैं, उसमें मैंने आपको शिक्षण सूत्र बताए थे। जो 5, 7, 10 तक जो शिक्षण सूत्र है वो आपको याद हो जाएंगे तो आप किसी भी विधि को आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक उदाहरण लेना है। एक उदाहरण के माध्यम से आप उन सभी शिक्षण विधियों में उसको लागू कर दीजिए। उस एक उदाहरण से सभी शिक्षण विधियां आपकी हो जाएगी। बस आपको मेन मोटो ये ध्यान रखना है कि मेन जो शिक्षण विधि है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये प्रमुख ध्यान है। कोई नया कोई शब्द आपके सामने आ रहा है तो उसका सबसे पहले शाब्दिक अर्थ समझिए, और शाब्दिक अर्थ जानने के बाद उसको विस्तृत तौर से पढ़े तो आपको बहुत आसानी होगी, शिक्षण विधियों को समझने में आसानी होगी और उनको अपनाने में आसानी होगी। जैसा कि मैंने 3-4 दिन जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो शिक्षण विधियों का है, तो आज भी हमारी जो टॉपिक है वो अन्य महत्वपूर्ण विधियां हैं। जैसा कि मैं 3-4 दिन से अपन जो शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने पढ़ी व्याकरण विधि, गद्य विधि, पद्य विधि, रचना विधियां। अब ये जो 4 विधियां हमने पढ़ी है, इसके साथ साथ मैंने अभी 1-2 दिन पहले, कल ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक शिक्षण विधि है अन्य महत्वपूर्ण विधियां। वो विधियां सभी में लागू होती है, जरूरी नहीं है वो व्याकरण विधि में हो, जरूरी नहीं है वो गद्य विद्या में हो सकता है पद्य विद्या में लागू हो सकती है, हो सकता है व्याकरण विधि में लागू हो सकती है। तो ये अन्य महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो ये अन्य महत्वपूर्ण विधियों में आपको याद करना है, क्योंकि ये क्या है कि रीट को पास करने का एक स्टेप है। शिक्षण विधियां क्या है कि रीट एग्जाम में आती है, 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आते हैं। तो जो भी शिक्षण विधियां है 5-7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उनको पूरा का पूरा करना है। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक में बताया जा रहा हूं कि स्तर हेतु, जो शिक्षण स्तर हेतु आपको शिक्षण विधियों में यदि स्तर का यहां पर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि प्राथमिक स्तर हेतु, उच्च प्राथमिक स्तर हेतु, माध्यमिक स्तर हेतु, उच्च माध्यमिक स्तर हेतु, जहां पर भी ये चीज आ रही है उस शिक्षण विधियों को इनको याद करना है। क्योंकि स्तर हेतु जो होता है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या पूर्व प्राथमिक स्तर, ये जो जो प्राथमिक स्तर है, ये जो स्तर हेतु जो क्वेश्चन होते हैं ये भी पुटअप होते हैं। इसके साथ साथ हर शिक्षण विधि का कोई ना कोई जनक होता है, कोई ना कोई प्रवर्तक होता है, उसके कोई ना कोई रचयिता होते हैं। तो उन प्रवर्तकों को, उन जनक को आपको याद करना है, इस शिक्षण विधि के कौन से जनक है, इस शिक्षण विधि के रचयिता कौन से हैं। तो माना कि मैंने आपको जहां तक बताता जा रहा हूं कि शिक्षण विधियों को सबसे सरल तरह का उपाय जो है शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्रों के माध्यम से आपको सिर्फ एक उदाहरण लेना है, उस एक उदाहरण के द्वारा आप सिर्फ एक ही एग्जाम्पल के द्वारा उस शिक्षण विधि को आप कर सकते हैं। सभी शिक्षण विधियों में वो एक ही एग्जाम्पल आप लीजिए, उस एक एग्जाम्पल के माध्यम से सभी शिक्षण विधियों पे लागू कर दीजिए। हर शिक्षण विधि पे वो एक एग्जाम्पल आपको लागू करना है, ताकि आप जो है शिक्षण विधियों को सरलता से कर सकते हैं और और बहुत अच्छा लगेगा आपको, इंटरेस्ट होगा और शिक्षण विधियों को आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। और जो पाठशाला है अपनी बहुत अच्छी है, इसके अंदर आपको क्या है कि जितनी भी शिक्षण विधियां हैं वो आपको पूरी से पूरी करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी 3-4 हमारे जैसे दिन से मैं शिक्षण विधियों को ही अभी पढ़ा रहा हूं। आपको ये जो शिक्षण विधियां हैं तो आज या कल में अपना शिक्षण विधि पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारे सामने अब है अन्य महत्वपूर्ण विधियां। हमने पढ़ी है व्याकरण शिक्षण विधियां, गद्य शिक्षण विधियां, पद्य शिक्षण विधियां और व्याकरण शिक्षण विधियां। तो ये जो व्याकरण शिक्षण विधियां, रचना शिक्षण विधियां, तो जहां तक ये जो 4-5 टॉपिक हमने पढ़े हैं, अब इसके बाद में आते हैं हिंदी शिक्षण विधियों में अन्य महत्वपूर्ण विधियां। हिंदी भाषा में अन्य महत्वपूर्ण विधियां हैं जिसके माध्यम से शिक्षक क्या है, अध्यापन क्षेत्र में बहुत सर्वोपरि बन जाता है। अध्यापन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का तरीका है शिक्षण विधियां जो अध्यापन को सर्वोत्कृष्ट बनाती है। तो इन शिक्षण विधियों को सर्वोत्कृष्ट बनाना, अध्यापन क्षेत्र को, शिक्षण क्षेत्र को सर्वोत्कृष्ट बनाने की विधियां हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं शिक्षण विधियों के अंतर्गत जो हमारी है हिंदी भाषा में अन्य महत्वपूर्ण विधियां। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण विधियों में।
जैसा कि भाषा प्रयोगशाला विधि, शाब्दिक अर्थ इसका ध्यान रखना है, ये प्रयोगशाला विधि लिखा हुआ है यानी प्रैक्टिकल लैंग्वेज लैब है। प्रयोगशाला का मतलब होता है लैब। जैसे हमारी लैब होती है, साइंस की लैब है, साइंस के अंदर फिजिक्स की लैब है, केमिस्ट्री की लैब है, बायोलॉजिकल लैब है, तो वैसे भाषा लैंग्वेज के अंदर भी लैब होती है, क्योंकि लैब लैंग्विस्टिक का प्रयोग है। तो यहां पर जो है हम पढ़ेंगे भाषा प्रयोगशाला। आज अन्य महत्वपूर्ण विधियां में वो विधियां पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके शाब्दिक अर्थ के साथ साथ वो विधियां हमारे को आगे तक काम आएगी, वो विधियां हमारे उच्च स्तर में बहुत काम में आएगी। तो ये जितने भी विधियां मैं आपको आज पढ़ाऊंगा वो सभी विधियां जो है उच्च स्तर पे काम आती है। आप किसी स्कूल में ट्राई करेंगे, किसी स्कूल में जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, तो ये जितनी भी शिक्षण विधियां, भाषा प्रयोगशाला विधि, ध्वन्यात्मक विधि, भाषा यंत्र विधि, तो ये जो विधियां हैं इनमें प्रैक्टिकल है, ये पूरा प्रायोगिक कार्य है। इस प्रायोगिक कार्य में आप किसी जगह इंटरव्यू भी देंगे तो ये जितनी भी विधियां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत मोस्ट विधियां हैं। इन विधियों के माध्यम से आप कहीं पर भी बुलंद आवाज में बोल सकते हैं कि भाषा लैब की, हमारी भाषा के अंदर लैब होती है। आप किसी भी बुलंद आवाज में किसी भी शख्स को ये बोल सकते हैं कि लैंग्वेज में भी लैब होती है, लैंग्वेज में प्रायोगिक कार्य है, लैंग्वेज में प्रैक्टिकल कार्य है। तो आपको कहीं पर भी नहीं अटकना है, क्योंकि यह लैंग्वेज में प्रैक्टिकल कार्य होता है। एक कंप्यूटेशनल लैंग्वेज है, हिंदी भाषा भी कंप्यूटेशनल लैंग्वेज है। हिंदी भाषा भी कोई नॉर्मल लैंग्वेज नहीं, हिंदी भाषा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा में रोबोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा में एनएलपी का प्रयोग किया जाता है। तो ये जितनी भी टेक्निकल जो एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए है कि ये जो कैरियर के विषय में जो जानकारी दी है ये बहुत फैक्ट है, क्योंकि ये जो जितनी बड़ी बड़ी स्कूलें हैं उन स्कूलों में जो है लैंग्वेज लैब अलग से बनाई गई है। हिंदी भाषा के लिए लैंग्वेज लैब बनाई है, कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज लैब बनाई है, साइंस के लिए लैंग्वेज लैब है, फिजिक्स के लिए है, ये सोशल साइंस के लिए भी होती है लैंग्वेज, सोशल साइंस के लिए भी लैब होती है, और इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए भी लैब है, और इसके अलावा संस्कृत भाषा के लिए भी लैब्स है। तो जितनी भी लैंग्वेजेस है, जरूरी नहीं है हमारी हिंदी भाषा लैंग्वेज हो, इसके अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस है उन सब में लैब्स का होना बहुत जरूरी। जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं उनमें लैब्स है, एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज लैब बनाई गई है जो भाषा प्रयोगशाला विधि, जिसके यहाँ पर विधि का प्रयोग किया गया है, और भाषा प्रयोगशाला मतलब लैंग्वेज लैब, जो भाषा प्रयोगशाला है लैंग्वेज लैब हो गई है। ये लैंग्वेज लैब का प्रयोग जो है बड़ी बड़ी स्कूलों में प्रयोग किया जा रहा है। जो सीबीएसई की स्कूलें में उनमें लैंग्वेज लैब का प्रयोग किया जा रहा है, जो कैम्ब्रिज की स्कूलें हैं उनमें प्रयोग किया जा रहा है, और भी इससे उच्च स्तर की जो स्कूलें हैं उनमें भी जो है लैंग्वेज लैब बनाई गई है। उस लैंग्वेज लैब में जो वही आ सकता है बंदा, लैंग्वेज लैब में वही अध्यापक आ सकता है जिसको कंप्यूटर की जानकारी हो। लैंग्वेज लैब में वही व्यक्ति आ सकता है जिसको एआई की जानकारी हो। लैंग्वेज लैब में वही आ सकता है जिसको रोबोटिक्स की जानकारी हो। लैंग्वेज लैब में वही आ सकता है जिसको एनएलपी की जानकारी हो। तो इस तरीके से जो टेक्निकल जानकारी जिसको है वही लैंग्वेज लैब में आ सकता है, क्योंकि वही उसको पढ़ा सकता है, वही उसकी जानकारी दे सकता है। तो लैंग्वेज लैब में जो है वही व्यक्ति आ सकता है जिसको हिंदी भाषा तो आती ही आती है, लैंग्वेज उसके साथ साथ कंप्यूटर भाषा भी उसको आनी चाहिए। अब कंप्यूटर भाषा भी उसको आनी चाहिए, बिना कंप्यूटर भाषा के वह लैंग्वेज लैब में प्रयोग नहीं कर सकता, अपने प्रैक्टिकल कार्य नहीं कर सकता, प्रायोगिक कार्य नहीं कर सकता। इसलिए लैंग्वेज लैब में यदि आना है आपको, तो आपको कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिना कंप्यूटर के आप लैंग्वेज लैब का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लैंग्वेज लैब में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए लैंग्वेज लैब का सर्वाधिक प्रयोग कब हुआ था? अमेरिका से शुरू हुआ था। यह एक इतिहास है, लैंग्वेज लैब का प्रयोग हुआ इतिहास के अंदर। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, CIFL एक हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है जो फॉरेन लैंग्वेजेस को कम्युनिकेट करता है, फॉरेन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलता है। तो ये हैदराबाद में इंस्टीट्यूशन है। जो मैंने कल आपको ये प्रीवियस जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि CIFL एक ये फॉरेन लैंग्वेज का एक इंस्टीट्यूट है। उसमें क्या द्विभाषी विधि का मैंने कल एक टॉपिक बता रहा था मैं आपको, द्विभाषी विधि में या फिर भाषा यंत्र विधि में और भी कई विधियां हैं। तो उन विधि के माध्यम से मैं आपको बता रहा था कि जो विदेशी जो भाषाएं होती है उस विदेशी भाषाओं में भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ हमें सैनिक विधियों में भी जो तुलनात्मक भाषा का अध्ययन मिलता है, सैनिक विधियों में भी फॉरेन
विदेशी भाषाओं का अध्ययन मिलता है। तो इस तरीके से जितनी भी विधियां जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी, वो प्रीवियस क्लास की विधियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी अन्य महत्वपूर्ण विधियां हैं, जैसे सैनिक विधि, भाषा यंत्र विधि, ये जो विधियां जो मैंने आपको कल बताई थी वो भी अन्य महत्वपूर्ण विधियां में है। और आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है, आज का हमारा जो टॉपिक है अन्य महत्वपूर्ण विधियां, ये हिंदी भाषा की अन्य महत्वपूर्ण विधियां हैं। अब इन विधियों में जैसे यहां पर हमने बताया है कि भाषा प्रयोगशाला विधि, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस अभी बताया है जस्ट, कि इस लेब में, लैंग्वेज लेब जिसको बोलते हैं, यहां पर मैं आपको लिए लिख देता हूं, एक लैंग्वेज लेब होती है, लैंग्वेज लेब। लैंग्वेज लैब या लैंग्वेज लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं भाषा प्रयोगशाला स्थान, भाषा प्रयोगशाला लैब या फिर भाषा प्रयोगशाला कक्ष, जिसके अंदर भाषा को प्रायोगिक तरीके से एक भाषा को अन्य भाषा में ट्रांसफर किया जाता है। वो चाहे हिंदी भाषा को अंग्रेजी में करिए, अंग्रेजी भाषा को हिंदी में करिए, या हिंदी भाषा को हम हो सकता है फ्रेंच में करिए, फ्रेंच भाषा को हिंदी में करिए, या फिर हो सकता है हिंदी भाषा को जर्मन में करिए, जर्मन को हिंदी में करिए। अब तो ये जितने भी विदेशी भाषाएं हैं सब लगभग लगभग जानते हैं। विदेशी भाषाओं में सभी मेरे विद्यार्थी मित्र हैं, तो विद्यार्थी मित्रों को सबको पता है लगभग लगभग कि हमारे फॉरेन लैंग्वेजेस चलती है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, चाइनीज है, रशियन है। तो जितनी भी लैंग्वेजेस यूएनओ की चल रही है, तो यूएनओ की जितनी भी लैंग्वेजेस है, 5-6 जो भी लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेज जो है पर एक अदर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देशों में सर्वाधिक चलने वाली लैंग्वेजेस है, तो उसके माध्यम से वो तो लैंग्वेजेस है, उसके साथ साथ उन जितने भी विदेशी भाषाएं हैं, उन विदेशी भाषाओं के साथ साथ कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। ये जो कंप्यूटरीकृत लैंग्वेज, जो लैंग्वेज लैब होती है, उसमें कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी लैंग्वेजेस लैब है, भाषा प्रयोगशाला, यदि इसको प्रैक्टिकल करेंगे लैंग्वेज को, तो उसके लिए एक कंप्यूटर लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। तो लैंग्वेज लैब में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है कंप्यूटरिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। अब आते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ कंप्यूटरीकृत लैंग्वेज भी आना चाहिए। यदि हमें बड़ी स्कूल में जाना है, बहुत अच्छी स्कूल में जाना है, वहाँ पर कंप्यूटर का योगदान ज़्यादा होता है। हमें प्लस में हिंदी तो आनी चाहिए, उसके साथ साथ कंप्यूटर का भी योगदान बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ कंप्यूटर भी आना जरूरी है, लेकिन कंप्यूटर में भी स्पेसिफिक कोई लैंग्वेज होनी चाहिए आपके सामने। आपके पास कोई एक सा प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होना चाहिए जो लैंग्वेज लैब में आपका काम दे सके, हिंदी भाषा को कंप्यूटर भाषा में बदलने का काम कर सके। तो लैंग्वेज लैब में हमें कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर एक जो भाषा है जावा, जावा लैंग्वेज होती है। उसके साथ साथ अभी पाइथन लैंग्वेज चल रही है। अभी जो करंट में जो लैंग्वेज चल रही है वर्तमान युग में पाइथन लैंग्वेज चल रही है। क्योंकि पाइथन लैंग्वेज किसी को आती है तो वो बहुत बड़ी स्कूल में ट्राई कर सकता है और उसकी योग्यता के अनुसार वो वहाँ पर सर्विस कर सकता है। तो ये जो पाइथन लैंग्वेज जो मैंने बताया कंप्यूटरकृत लैंग्वेज जो है, वो कंप्यूटरकृत भाषा में बदलने के लिए है। ये कंप्यूटरकृत भाषा में बदली जाती है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज लैब को कंप्यूटर में बदलना है, हमारी भाषा को कंप्यूटर में बदलना है। तो हमारी भाषा को कंप्यूटर में बदलने का साधन है, इसलिए लैंग्वेज लैब। अभी हम इसमें आगे नहीं बढ़ते हैं, हम मुझे यही बताना है आपको कि भाषा प्रयोगशाला विधि जो है, जो मेथड है, वो लैंग्वेज लेबोरेटरी से लिया गया है। क्यों? वर्तमान में क्या चल रहा है कि हिंदी भाषा को कंप्यूटर में बदला जा रहा है, या फिर अंग्रेजी भाषा को कंप्यूटर में बदला जा रहा है, या फिर फ्रेंच भाषा को कंप्यूटर में बदला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी भाषाएं हैं, हम कंप्यूटर भाषा भी जानना जरूरी है। यदि एक भाषा आपको आती है तो एक भाषा कंप्यूटर की जान लीजिए, दोनों का कम्युनिकेशन कर दीजिए, या फिर दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसफर, जिसका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। तो ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्राम बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो व्यक्ति है, जो अध्यापक है, बहुत दूर तक वो सॉफ्टवेयर को बेच सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो इंडिया में बहुत वर्क कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज आना जरूरी है। बिना कंप्यूटरीकृत लैंग्वेज के वो लेबोरेटरी में काम नहीं कर सकता। लेबोरेटरी में काम तभी कर पाएगा जब उसको कंप्यूटर की नॉलेज होगी, कंप्यूटर की एक भाषा आएगी, चाहे वो कोई सी भी हो, पाइथन हो, जावा हो, C++ हो, सी हो, प्रोलोग हो, या फिर और भी कॉर्पस हो, और भी कई जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर की भाषाएं हैं, उसको ट्रांसफर करना है, हिंदी को कंप्यूटर में बदलना है। तो
हिंदी भाषा के साथ कंप्यूटर की लैंग्वेज भी जरूरी है, तभी लेबोरेटरी में काम किया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं मेथड के अंदर। हिंदी भाषा के अंदर मैं जैसा आपको बता रहा था, हिंदी भाषा के अंदर अन्य महत्वपूर्ण विधियां हैं। जो विधियां हैं बहुत जरूरी है शिक्षण भाषा को सर्वोपरि बनाने के लिए। इन विधियों को जानने के लिए आपको शिक्षण सूत्रों को जानना पड़ता है। तो शिक्षण सूत्रों के साथ जो मैं प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है, आज मैं आपको भाषा प्रयोगशाला जो विधि है, जो लैंग्वेज लैब है, लेबोरेटरी मेथड में आपको बता देता हूं कि भाषा प्रयोगशाला लैब क्या कह रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं भाषा प्रयोगशाला लैब के अंदर कि अमेरिका में 1966 में शैक्षिक तकनीकी की राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल की स्थापना हुई, जिसमें सर्वप्रथम भाषा प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। ध्यान रखना, भाषा प्रयोगशाला वही जो मैंने बात निर्माण हुआ ये अमेरिका में हुआ। तो भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड, लैंग्वेज लेबोरेटरी जहां पर निर्माण हुआ सबसे अमेरिका में हुआ। और प्रयोगशाला वह स्थान है जहां कक्षा कक्ष में सैद्धांतिक ज्ञानों को यंत्रों एवं उपकरणों की सहायता से यह जांचा एवं परखा जाता है। अब ध्यान रखना, ये वाली जो लाइन क्या कह रही है कि सैद्धांतिक ज्ञानों को आपके पास एक बुक होनी चाहिए, कोई ऐसे ऑथराइज्ड एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप एक भाषा को कंप्यूटर भाषा में बदल सकते हैं। ऐसी आपके पास कोई बुक होनी चाहिए। आपके पास हिंदी भाषा की बुक है और कंप्यूटर भाषा भी बुक होनी चाहिए। दोनों की सैद्धांतिक बुक आपके पास होनी चाहिए, थ्योरेटिकल बुक आपके पास होनी चाहिए, लिखित में वो बुक आपके पास होनी चाहिए। उस बुक के माध्यम से आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं यंत्रों एवं उपकरणों की सहायता से। यंत्रों एवं उपकरणों की सहायता से जांचा एवं परखा जाता है। तो आप जो सैद्धांतिक जो प्रयोग है, आपके पास जो बुक है, जो किताब है सैद्धांतिक है, वो दोनों किताबें जावा या फिर आपकी हिंदी भाषा की, तो उन दोनों भाषाओं को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये लैंग्वेज लैब की प्रयोगशाला है जिसके अंदर आप भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। अब एडविन पेकर क्या कह रहे हैं इस विषय में, एडविन पेकर बताएं कि क्या कह रहे हैं। देखो मैं बताता हूं, एडविन पेकर ये कह रहे हैं कि प्रयोगशाला वह स्थान है जो यंत्रों उपकरणों विद्युत से सुसज्जित होता है। अब पेकर का भी यह कहना है कि जो प्रयोगशालाएं होती है, जो लेबोरेटरियां होती है, उसके अंदर आपको हिंदी भाषा तो आनी ही चाहिए, वो तो है, ये कंपलसरी है, लेकिन उसके साथ साथ कंप्यूटर की भी एक भाषा आनी चाहिए। आपको यंत्रों को जानना जरूरी होता है कि कंप्यूटर में ये यंत्र माउस है, ये कीबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है, ये सीपीयू है, ये इसके अंदर वो चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो केवल नॉर्मल चीजें मैंने आपको बताई। इसके अलावा कंप्यूटर के जो लैंग्वेजेस है, जो प्रोग्रामिंग आप बना सकते हैं, जिसको प्रोग्राम के माध्यम से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो उन यंत्रों की भी आपको जानकारी होना चाहिए। उन यंत्रों के माध्यम से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का रूप दे सकते हैं, उसको आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं एक किताब को। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लेता हूं आपके सामने, हिंदी की एक कोई बुक हो सकती है, जैसे मीरा की कोई बुक चलती है, तो मीरा की बुक को आप इंग्लिश उसको कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दीजिए। मीरा की बुक को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया तो एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। आपने जावा लैंग्वेज में ट्रांसफर किया उस चीज को, मीरा की बुक को, तो जावा लैंग्वेज में ट्रांसफर होने के कारण कंप्यूटरकृत भाषा हो गई वो, और कंप्यूटरकृत भाषा हो गई तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया, तो प्रोग्रामिंग भाषा बन गई। तो प्रोग्रामिंग भाषा जो है एक सॉफ्टवेयर का रूप हो गया। वो सॉफ्टवेयर आप किसी भी डीलर को या फिर किसी भी एमएनसी कंपनी को उसको सेल कर सकते हैं, उस सेलिंग प्राइस जो आप रख सकते हैं। तो ये जो भाषा प्रयोगशाला, पेकर भी यही कह रहे हैं कि भाषा प्रयोगशाला वह स्थान है जहां पर विद्युत है और उपकरण है और यंत्र है। विद्युत उपकरण यंत्रों का होना बहुत जरूरी है, जिससे सुसज्जित होता है, जिससे चमकता है। तो प्रयोगशाला चमकेगी कैसे? जब प्रयोगशाला में यंत्र होंगे, विद्युत होगा, उपकरण आदि होंगे, सीपीयू होगा, डैशबोर्ड होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, जावा लैंग्वेज का परफॉर्मा होगा। आपके पास कुछ ऐसी चीज भी और होनी चाहिए जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है। पेकर का भी यही कहना है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे, हिंदी भाषा की प्रयोगशाला में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि होता है और इसके बाद विद्यार्थी शिक्षक के निर्देशानुसार अपनी आवाज को माइक द्वारा रिकॉर्डिंग मशीन से रिकॉर्ड करता है तथा हेडफोन के द्वारा शिक्षक के निरीक्षण में अपनी रिकॉर्ड की गई आवाज को सुनता है। तो पहले तो वो आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं शिक्षक, और शिक्षक आवाज रिकॉर्ड करने के बाद में विद्यार्थियों को भी सुनाते हैं। फिर उसके बाद में निर्देश अनुसार उस मशीन को रिकॉर्ड हो जाती है, तो शिक्षक स्वयं सुनता है कि उसने जो पाठ पढ़ाया है या अध्यापन कराया है। आगे पढ़ते हैं। भाषा प्रयोगशाला एक श्रव्य साधन है। ध्यान रखना, भाषा प्रयोगशाला एक प्रैक्टिकल का रूप है, तो एक श्रव्य साधन हो गया। क्यों है ये श्रव्य साधन? ये श्रव्य साधन इसलिए है कि इसके अंदर जो उपकरण होते हैं वो सुनने वाले होते हैं।
जो देखने वाले भी होते हैं लेकिन सुनने वाले का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जो लेबोरेटरी है उसमें श्रव्य साधन किया जाता है। श्रव्य साधन का एक अर्थ माने तो यहां पर ईयरफोन हमने हमने सुना है, ईयरफोन का प्रयोग किया जाता है। एक आप ले रहे हैं कोई चीज बना रहे हैं तो उसको सुन करके बना रहे हैं, तो ईयरफोन के माध्यम से आप सुन रहे हैं, हेडफोन के माध्यम से सुन रहे हैं, ग्रामोफोन के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उस सुनने वाले ईयरफोन के माध्यम से आप कुछ बना रहे हैं तो वो श्रव्य साधन हो गया, जो सुनने वाला साधन है। और माध्यमिक स्तर हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना कोठारी आयोग दौलत सिंह कोठारी द्वारा की गई। अब ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है, माध्यमिक स्तर हेतु प्रयोगशाला की स्थापना कोठारी आयोग ने के द्वारा की गई। इसके प्रयोगशाला जो है हमारे राजस्थान में या भारत के अंदर कोठारी आयोग ने इसकी स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में राजस्थान में रमसा। अब ध्यान रखना, रमसा का पूरा नाम क्या है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, रीट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रमसा का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान ये जो भाषा प्रयोगशाला का कार्य कर रही है, तो भाषा प्रयोगशाला का कार्य जो है इसके ऊपर है भी, भाषा प्रयोगशाला का कार्य किया जा रहा है। भाषा प्रयोगशाला का कार्य जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान कर रहा है। अब इसके चरण आते हैं, चरण कौन कौन से हैं? पहला है उद्देश्य, दूसरा उपकरण होना चाहिए हमारे पास, तीसरा विधि होना चाहिए, सिद्धांत भी होना चाहिए, सूत्र नियम कुछ तो होना चाहिए हमारे पास। बिना सूत्र नियम के, बिना इन सूत्रों के, नियम के, सिद्धांत के, ये विधि के हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी भाषा को कंप्यूटर में नहीं बदल सकते हैं। किसी भाषा को कंप्यूटर में बदलना है तो सिद्धांत नियम होना बहुत जरूरी है, सूत्र होना बहुत जरूरी है और नियम होना बहुत जरूरी है। किसी भी भाषा को कंप्यूटरीकृत भाषा में बदलना है, प्रायोगिक करना है, भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग करना है, उसको लैंग्वेज लेबोरेटरी में प्रयोग करना है, तो उसके लिए हमें सूत्रों और नियम जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिना सूत्र नियम के वो कंप्यूटर आपका जो आप लिख रहे हैं वो लेगा नहीं। आप सूत्र और नियम के द्वारा लिख रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर में बदल देगा, कंप्यूटर खुद ब खुद एक सॉफ्टवेयर में बदल देगा। यदि आप उस सूत्र और नियम के अनुसार चल रहे हैं, सूत्र और नियम के अनुसार आप भाषा में चल रहे हैं और उसको सूत्र और नियम सही लिख रहे हैं, फैक्ट को फैक्ट नियम आप वहां टाइप कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपकी जो भाषा है हिंदी भाषा कंप्यूटरकृत भाषा करने के लिए सर्वोपरि हो गई है। आपने जो लिखा है वाक्य, जो सेंटेंस लिखा है, वो कंप्यूटरकृत भाषा में सॉफ्टवेयर बदलने के लिए तैयार हो गया है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर में तैयार करने के लिए आपको सूत्र और नियम आपको आने चाहिए और वो भी फैक्ट होने चाहिए। सूत्र नियम जो किताब में लिखे गए हैं सूत्र नियम वो के वही होने चाहिए, वो भी ऑथेंटिक किताब के अनुसार। आपके सूत्र नियम वही होने चाहिए जो ऑथेंटिक है, जिसने पुरानी प्राचीन पुस्तक हो या फिर कोई अभी नई पुस्तक हो तो उसमें ऑथेंटिक होनी चाहिए। उस ऑथेंटिक के अनुसार आपके सूत्र नियम बिल्कुल फैक्ट होने चाहिए, तभी वो कंप्यूटर जो है आपके सूत्र नियम को लेगा, अन्यथा वो सूत्र नियम को नहीं लेगा। क्योंकि कंप्यूटर जो है एक सॉफ्टवेयर बनाने का सिस्टम है, तो वो सॉफ्टवेयर तभी बनाएगा जब आपके सूत्र नियम सटीक होंगे, सूत्र नियम फैक्ट टू फैक्ट होंगे, तभी वो सॉफ्टवेयर बना सकता है। आगे हम देते हैं प्रेक्षण। अब प्रेक्षण किया जा सकता है। चौथा, पांचवा परिणाम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसमें निष्कर्ष भी होता है, कंप्यूटर में निष्कर्ष भी आता है और सावधानियां बरती जाती है, क्योंकि ये सावधानियां नहीं होगी तो कंप्यूटर कहता है एरर दिखा देता है। जैसा कि हमने सुना है एरर होता है, तो कंप्यूटर के अंदर एरर आ जाता है। वो एरर आ जाता है तो समझ लीजिए वहां पर कोई समस्या आ गई है, तो वो समस्या के माध्यम से आप कुछ नहीं कर पा सकते, क्योंकि आपको यदि सूत्र नियम सही है आपका तो ही आप जो है उस एरर को हटा सकते हैं, उस सावधानियां रख सकते हैं। यहां पर मैं ये हटा देता हूं, इसमें आपको सूत्र नियम का होना बहुत जरूरी है कंप्यूटर में बदलने के लिए। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, कंप्यूटर में बदलने के लिए जरूरी है, सूत्र नियम का होना बहुत जरूरी है। बिना सूत्र नियम के आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं, किसी कंप्यूटर को दूसरी भाषा कंप्यूटरकृत भाषा में नहीं बदल सकते हैं, हिंदी भाषा को कंप्यूटर में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। हिंदी भाषा को कंप्यूटर में परिवर्तित करना है तो हिंदी भाषा के सूत्र आने चाहिए और हिंदी भाषा के नियम आने चाहिए। बिना नियम सूत्र के आप जो है उस कंप्यूटर में उसको नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, कंप्यूटर उसको लेगा भी नहीं। यदि आपने सूत्र गलत लगा दिया, नियम गलत लगा दिया, तो कंप्यूटर उसको लेगा भी नहीं, क्योंकि आपने एरर आ जाएगा।
यदि आपने सूत्र नियम गलत लगाया तो वहां पर एरर आ जाएगा, और एरर आने के कारण आपका सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होगा। तो इसलिए सूत्र नियम का होना बहुत जरूरी है। बिना सूत्र नियम के आप कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। भाषा प्रयोगशाला की विधि के अनुभाग, अनुभाग के अंतर्गत आते हैं हम श्रवण कोष्ठ और परामर्शदाता, और एक होता नियंत्रण कक्ष। तो ये तीनों होना बहुत जरूरी है। अब देखिए भाषा प्रयोगशाला में जो होता है, तीन का होना बहुत जरूरी होता है। भाषा प्रयोगशाला हमारी विधि चल रही है, तो इसके अंदर एक तो छात्र का होना जरूरी है, अध्यापक का होना जरूरी है, नियंत्रण कक्ष होना जरूरी है। क्योंकि अध्यापक छात्र को पढ़ा रहा है, पहला पॉइंट यह है कि अध्यापक पढ़ा रहा है छात्र को। तो भाषा प्रयोगशाला विधि क्या कहती है, जो विधि है, मेथड है। अब मैं आपको भाषा प्रयोगशाला के विषय में नहीं बता रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं आपको अध्यापक और छात्र के बीच में भाषा प्रयोगशाला के विषय में बता रहा हूं। भाषा प्रयोगशाला जो मेथड है, जो लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड है, उस विषय में मैं आपको बता रहा हूं। जो लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड है वो अध्यापक, छात्र और नियंत्रण कक्ष के बीच में होता है। छात्र को बोलते हैं श्रवण कोष्ठ, छात्र सुनते हैं तो उसको श्रवण कोष्ठ बोलते हैं, छात्र सुनेंगे तो श्रवण कोष्ठ के अंतर्गत आएंगे। श्रवण कोष्ठ, अब ये श्रवण कोष्ठ है, 16 से 20 श्रवण कोष्ठ होते हैं, यानी छात्र होते हैं। छात्र मेज कुर्सी पर बैठकर आराम से कार्य कर सकते हैं। उनको मेज दी जाती है, कुर्सी दी जाती है, उसके अलावा कंप्यूटर दिया जाता है, तो उसके माध्यम से आराम से वो अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। क्योंकि ये जो सिस्टम है उसके अंदर यदि कुछ भी हो गया तो कंप्यूटर उसको प्रयोग नहीं करेगा, कंप्यूटर उसको लेगा नहीं, और उसके अलावा एरर आ जाएगा तो कोई सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होगा। तो इसलिए छात्र को शांतिपूर्वक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो एक छात्र को कुर्सी दी जाती है, टेबल दी जाती है, सीपीयू दिया जाता है, उसके अलावा उसको कंप्यूटर दिया जाता है। उस कंप्यूटर के माध्यम से जो है सॉफ्टवेयर तैयार करता है। अध्यापक उसको बताता है छात्र को, और अध्यापक के निर्देशानुसार छात्र वही कार्य करता है जो उसको चाहिए। छात्र खुद ब खुद ही सॉफ्टवेयर बनाता है, छात्र खुद ब खुद लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, छात्र जो है उसको कंप्यूटरकृत भाषा में बदलता है, तो अध्यापक के निर्देशन करता है। अब छात्र के पास क्या क्या होते हैं, तो दूरभाष होता है, श्रवणेंद्रिय दूरभाष होता है, स्विच होता है, और टेप रिकॉर्डर होता है। तो ये सारे चीजें उसके पास होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, परामर्शदाता कोष्ठ। अब परामर्शदाता कौन कर रहा है, अध्यापक कर रहा है। छात्र का परामर्श कौन कर रहा है, अध्यापक कर रहा है। तो हम यहां पर माने तो छात्र का परामर्श करने वाला अध्यापक होता है, तो इसलिए परामर्शदाता कोष्ठ हो गया अध्यापक। अध्यापक क्या कर रहा है, टेप एवं माइनर टेप की जाती है। शिक्षक का संबंध छात्रों से होता है। अब जो अध्यापक का संबंध जो हो रहा है छात्रों से हो रहा है, शिक्षक का संबंध जो कहां से हो रहा है, छात्रों से हो रहा है, सीधा सीधा, क्योंकि अध्यापक छात्र को पढ़ाएगा, अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाएगा, तो इसलिए अध्यापक का संबंध जो है छात्रों से हो रहा है। अब उसके बाद अध्यापक के पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होता है उसके बाद में, जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरण करना। डिस्ट्रीब्यूशन को आप, ये इंग्लिश वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं वितरण करना। डिस्ट्रीब्यूशन होता है वितरण करना, इंग्लिश का वर्ड है, इसका वितरण करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन। स्विच उसके पास रहता है, मॉनिटरिंग स्विच उसके पास रहता है, क्योंकि कंप्यूटर उसके पास है, इंटरकॉम स्विच उसके पास है। अध्यापक के पास में सारी चीजें होती है। ग्रुप कॉल्ड स्विच अध्यापक के पास में, और ऑन कॉल स्विच भी अध्यापक के पास में होता है। ये सारी चीजें अध्यापक के पास में। अध्यापक चाहता है कि छात्र उस चीज को सीखे, अध्यापक के निर्देशानुसार छात्र उसका प्रयोग करे, और एक सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार करे जो अभी तक नहीं बना है, हो सकता है किसी ने अभी तक नहीं बनाया है, और उस सॉफ्टवेयर को जितनी प्राइस में हो सकता है, जितनी प्राइस में बेच सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए जो भाषा प्रयोगशाला यही है कि इसके अंदर आपको हिंदी भाषा के साथ साथ आपको कंप्यूटरकृत भाषा भी आनी बहुत जरूरी है, और दोनों को दोनों को ट्रांसफर करके आप एक सॉफ्टवेयर को तैयार कर सकते हैं। इनका उद्देश्य मूल रूप यही है। अब आते हैं नियंत्रण कक्ष। अब नियंत्रण कक्ष क्या है, जिसके अंदर परामर्शदाता होते हैं, जिसके अंदर अध्यापक होते हैं। सिर्फ अध्यापक क्या करते हैं, नियंत्रण देते हैं। अध्यापक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, भाषा प्रयोगशाला यहां तक कंप्लीट, और आगे बढ़ते हैं अब इसके गुण। भाषा प्रयोगशाला के गुण है, गणित विज्ञान के लिए सर्वोपरि विषय है ये, गणित विज्ञान के लिए उपयोगी विधि है, स्वयं करके सीखने पर आधारित है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए उपयोगी है। ध्यान रखना ये माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए उपयोगी है, क्योंकि छोटे बच्चे इसमें समझ नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, हिंदी को कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए इसको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी मानी गई विधि। ये एक मनोवैज्ञानिक है और वैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि भी है, और विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव के स्थायी ज्ञान का प्राप्त करता है।
आगमन विधि भी है, देख लेना आप। आगमन विधि है, आगमन विधि इसलिए है क्योंकि इसमें उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण बहुत दिए जाते हैं। बिना एग्जाम्पल के छात्र जो है इसको कर नहीं सकता, छात्र जो है सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता बिना एग्जाम्पल के, क्योंकि एग्जाम्पल इसमें ज्यादा देने पड़ते हैं। जितने एग्जाम्पल आपको याद है उस एग्जाम्पल के माध्यम से कंप्यूटर में उसको प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल याद होने चाहिए, उदाहरण ज्यादा से ज्यादा याद होने चाहिए। जितने ज्यादा आपको उदाहरण याद है उतने ही ज्यादा आपको फायदा है। आपको उदाहरण जितने ज्यादा याद होंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और उसके बाद में कंप्यूटर कृत भाषा में सॉफ्टवेयर आपको जितना ज्यादा लेंथी बनाना है, उतना एमबी का बनाना, 10 20 30 40 50 जितने भी एमबी का आपको बनाना है, तो वो उतना सॉफ्टवेयर आपको बना सकते हैं। लेकिन उसका सूत्र होता है, सूत्र तो छोटा ही होता है, लेकिन उदाहरण अनेक होते हैं। तो उदाहरण अनेक उदाहरण आपको याद है तो उसके माध्यम से आप काफी कुछ कर सकते हैं। तो ये आगमन विधि है, मतलब उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि है। अब आते हैं विद्यार्थियों का तर्क, चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास इसमें होता है। तो आगे जहां तक तर्क, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति आदि का विकास हो ही रहा है, क्योंकि तर्क इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें लॉजिक होता है, उसमें लॉजिक आपको आना जरूरी है। बिना लॉजिक के आप जो है कंप्यूटर को समझ नहीं सकते। कंप्यूटर के अंदर लॉजिक ज्यादा होते हैं क्योंकि तर्क ज्यादा होते हैं, और छात्रों का तर्क का विकास होता है। और ज्यादा से ज्यादा वो लॉजिक पर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा उसके तर्क का विकास होगा, और उसके बाद में वह सोचेगा, चिंतन शक्ति का विकास होगा। छात्र को नई नई चीज मिलेगी तो उसके माध्यम से उसका चिंतन शक्ति का विकास भी होगा। ये नई चीज क्या है तो वो चिंतन करेगा, इसमें अध्ययन करेगा, और उसके साथ साथ उसमें कल्पना शक्ति भी बढ़ेगी। कल्पना यानी उसको काल्पनिक चीजें, उसको कल्पना शक्ति बढ़ेगी। उसकी चिंतन शक्ति ही कल्पना शक्ति है, मानसिक शक्ति होती है जो कल्पना शक्ति उसका विकसित होती है। आगे हम पढ़ते हैं, ये थी भाषा प्रयोगशाला विधि। अब आता है हर्बटीय विधि। हर्बटीय विधि, जैसे अब ये हर्बटीय विधि क्या है, एक नई विधि आ गई। अब हर्बटीय विधि में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि 5 इसमें पद होते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर इसके जनक है, बस 5 पद होते हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसके जनक कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। अब आता है इन्हीं के नाम पर इस विधि को हर्बटीय विधि कहे गए, और हर्बटीय विधि में पंचपदी के नाम से जाना जाता है। हर्बर्ट के इस सूत्र में 4 पद दिए, स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था, व्यवहारिकता, प्रयोग इत्यादि। 5 पद भी बता देते हैं आपको। हर्बर्ट के शिष्य जितलर ने स्पष्टता में 2 भाग किए, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। अब हर्बर्ट के ये वाला आपको याद करना है, संशोधित पंचपदी पद्धति। ये जो यहां से यहां तक है आपको ये याद करना है, पंचपदी पद्धति है ये हर्बर्टीय पंचपदी पद्धति। इसमें प्रस्तावना आएगी, प्रस्तुतिकरण आएगा, तुलना आएगी जिसमें संबंध बनाना पड़ता है, तुलना बतानी पड़ती है, एक चीज से दूसरी चीज में तुलना करनी पड़ती है, मतलब उसका संबंध बनाना, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सामान्यकरण जिसमें नियम होता है, और प्रयोग जिसमें प्रैक्टिकल होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। हर्बर्ट की पाठ योजना प्राचीन पाठ योजना में एक है। इस पाठ योजना के जन्मदाता हर्बर्ट स्पेंसर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या होती है, जैसा कि सब निबंध लिखते हैं, हमारे हिंदी भाषा में बहुत सारे निबंध आते हैं, तो निबंध में सबसे पहला पॉइंट ये प्रस्तावना होती है। तो हर्बर्ट ने जो विधि बताई है ये एक निबंध के अकॉर्डिंग विधि है। आप एक निबंध याद कर लीजिए, उस निबंध में जो जो चीजें आती है, जैसे विषय वस्तु आता है, या फिर कोई टॉपिक आता है, प्रस्तावना आती है, निष्कर्ष आता है, तो जो भी सारी चीजें हैं वो एक निबंध के अनुसार है। हर्बर्ट ने जो विधि बताई है वो एक निबंध के टॉपिक है, एक तरह से जो पंचपदी पद्धति है वो निबंध के एक टॉपिक इसमें आ गए हैं। अब देखिए प्रस्तावना है। प्रस्तावना प्रथम पद का प्रथम उद्देश्य छात्रों के तत्परता करना है। प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान परखने के लिए प्रमुख है। प्रस्तावना द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब इसमें पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ रहे हैं, ये प्रस्तावना यहाँ की है, क्योंकि इसमें जो क्या बताना है हर्बर्ट को, ये प्रस्तावना है। अब आता है प्रस्तुतिकरण। अब क्या होता है, विषय वस्तु। देखिए निबंध के अंदर विषय वस्तु होती है, तो वही विषय वस्तु यहाँ है कि प्रस्तावना के बाद विषय वस्तु को छात्रों के सामने प्रस्तुत करना। अब आते तुलना। अब इसके अंदर एक नया टॉपिक है तुलना। आप यदि निबंध लिख रहे हैं तो उसमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। आपको कोई निबंध लिख दिया जा रहा है तो उसको तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार किया जा रहा है। जो आप कंटेंट, जो उसके अंदर मतलब मेथड डालेंगे, जो उसके अंदर चीज निबंध लिखेंगे जिस टॉपिक पर, उसमें आपको तुलनात्मक चीज लिखना है, ना कि उसमें स्पेसिफिक कोई चीज लिखनी है। ये स्पेसिफिक टॉपिक के अनुसार लिखना है, आपको उसको तुलना करके लिखना है। तुलना करके ही आपको वो चीज लिखनी पड़ेगी। जैसा कि अब तुलनात्मक हो गया, तो आपने मैं प्रस्तावना बताई, फिर मैंने आपको बताया प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तावना बताई, निबंध के अंदर भी होती है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण भी निबंध में होता है, अब तुलना भी निबंध में होता है। क्योंकि निबंध में यदि तुलनात्मक आपको लिखना है तो तुलनात्मक आप लिख सकते हैं। किसी टॉपिक पर किसी ने यह टॉपिक आपको दे दिया कि आप इसमें तुलनात्मक अध्ययन करिए, तो उस पर निबंध आपको लिखना है। तुलनात्मक अध्ययन पर कोई निबंध लिखना है तो आप प्रस्तावना लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, फिर उसके बाद में निबंध लिखेंगे। अब निबंध जब नीचे नीचे विषय वस्तु आएगी तो विषय वस्तु के नीचे जो आप उसको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो तुलना लिख देंगे। तो तुलना के अंदर क्या आती है, संबंध आता है कि इस पद के अंतर्गत नवीन ज्ञान की ओर हम बढ़ते हैं। अधिक सरल स्पष्ट बोधगम्य बनाने के लिए तथ्यों, घटनाओं, प्रयोगों से पूर्व ज्ञान के
संबंध स्थापित कराया जाता है। अब पूर्व ज्ञान से संबंध भी स्थापित कराया जाता है, उत्तर ज्ञान के लिए संबंध स्थापित कराया जाता है। पूर्व ज्ञान और एक नवीन ज्ञान, दोनों का ज्ञान उसमें जोड़ा जाता है और तुलना की जाती है तथ्यों घटनाओं के अनुसार। अब आता है सामान्यीकरण या फिर नियमीकरण। इस पद के नियम सिद्धांत बताकर अध्ययन किया जाता है। तो ये भी निबंध में आता है, तो आप नियम सिद्धांत भी बता सकते हैं, उस निबंध के अंदर बड़ा जोड़ सकते हैं उसके अंदर कि नियम सिद्धांत ये होते हैं। किसी भी पाठ का वास्तविक लक्ष्य और सामान्यीकरण होता है। वास्तविक लक्ष्य जो होता है वो सामान्यीकरण होता है, जो निबंध में हमें जो वास्तविक चीज लिखनी है उस माध्यम से उस चीज को हम तुरंत लिख सकते हैं। तो ये वास्तविक लक्ष्य है जिसको सामान्यीकरण होता है। अब आता है प्रयोग। प्रयोग क्या होता है? निष्कर्ष हम लिखते हैं, जो निष्कर्ष होता है पुष्टिकरण। हम इसको माने तो प्रयोग है, ये एक प्रैक्टिकल है, प्रयोग को प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाता है, लेकिन यहां पर प्रयोग का अर्थ कुछ और है। ये देखो, चारों पद पूरे होने के पश्चात शिक्षक नियमों की सत्यता जांच करता है, अभ्यास करता है एवं विभिन्न परिस्थितियों में लागू करके उसका पुष्टिकरण करता है। अब ध्यान रखना, शिक्षक क्या कर रहा है? उसका प्रयोग कर रहा है। निबंध जैसे लिखने के बाद हम निष्कर्ष लिखते हैं तो शिक्षक का यह प्रयोग किया जा रहा है। पहले प्रस्तावना शिक्षक ने करी, फिर प्रस्तुतिकरण शिक्षक ने किया, फिर उसके बाद में और चीजें उसने करी, संबंध उसने बताया, तुलना बताई, फिर उसके बाद में सामान्यीकरण किया, सामान्यीकरण शिक्षक ने किया, फिर उसके बाद में प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद में सत्यता की पुष्टि की जांच करी, परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद हम निबंध में लिखते हैं निष्कर्ष। अब हम निबंध में निष्कर्ष लिखते हैं, तो लेकिन यहां पर हर्बट ने क्या किया? शिक्षक विधि है, ये विधियां हैं, इसको निबंध से जोड़ेंगे तो ये निबंध से समझ में आएगा। लेकिन हर्बटीय पंचपदी पद्धति को समझने के लिए हमें निबंध को समझना बहुत जरूरी है। निबंध के जो कंटेंट है उसके अनुसार ही ये शिक्षण पद्धति चल रही है। तो ये हर्बटीय शिक्षण पद्धति जो है शिक्षक पर आधारित है, शिक्षक पर आधारित होने वाली पद्धति है। शिक्षक कर रहा है प्रस्तुतिकरण, शिक्षक कर रहा है प्रस्तावना, शिक्षक कर रहा है तुलना, शिक्षक कर रहा है सामान्यीकरण, शिक्षक कर रहा है अपना प्रयोग। तो ये पांच जो है हर्बटीय पद्धति है, शिक्षक ही कर रहा है ये सारी चीजें, और ये प्रयोग कर रहा है कि छात्र को आ जाए। इन प्रयोग के माध्यम से छात्र को शिक्षक करेगा, पहले प्रस्तावना बताएगा, हर्बटीय पद्धति के अनुसार शिक्षण विधि है, ये हर्बटीय विधि है। तो शिक्षक क्या करेगा? सबसे पहले प्रस्तावना बताएगा बच्चों को, फिर उसके बाद में उसका प्रस्तुतिकरण करेगा, मतलब उनको सामने प्रकट करेगा, फिर उसके बाद में तुलना करेगा। किसी टॉपिक पर वो जो क्या करेगा, शिक्षक जो क्या करेगा, उसको टॉपिक पर तुलना करेगा, उसको तुलनात्मक अध्ययन के रूप में उनको संबंध बताएगा छात्रों को। जब छात्रों को संबंध बताएगा तो वहां पर छात्र जो है सीखने के लिए तत्पर होंगे। वो एक चीज को सीखेंगे, एक टॉपिक को सीखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे टॉपिक को और सीखेंगे। तो उनके सीखने की क्षमता हो गई वो तुलनात्मक हो गई, मल्टीमीडिया हो गई, बहु माध्यम हो गया। फिर उसके बाद में हमारा सामान्यीकरण। सामान्यीकरण होता है नियमीकरण। अब उसके अंदर नियम बताए अध्यापक ने क्या किया? इसके अंदर ये नियम है, इसकी वजह से हमने ऐसे तुलना करी है, इसमें ये नियम है इसलिए विषय वस्तु ऐसा है। तो नियमीकरण हो गया। फिर उसके बाद में प्रयोग। प्रयोग में जो तथ्यात्मक जो चीज है, लास्ट में हम लिखते हैं निबंध के अंदर निष्कर्ष। तो यहां पर जो है लास्ट में शिक्षक क्या करेगा? अपने अध्यापन क्षेत्र को, अपने अध्यापन शिक्षण क्षेत्र को वहां पर एक तथ्यात्मक तरीके से प्रयोग करेगा। तथ्यात्मक परीक्षण करेगा, परीक्षण करने के बाद उसमें सफलता मिली नहीं मिली, ये प्रयोग करेगा कि उसको सफलता मिली नहीं मिली, अध्यापन के क्षेत्र में उसका प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, तथ्य की जानकारी हुई नहीं हुई, तो वो परीक्षण करेगा। परीक्षण करने के बाद उसका प्रयोग करके तथ्य पर आधारित प्रयोग करेगा। तो ये जितनी भी जो शिक्षण पद्धति, हर्बटीय शिक्षण प्रणाली है, ये पांचपदी पद्धति है, ये जो हर्बटीय पद्धति जिसको बोलते हैं, ये अध्यापन क्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए प्रयोग किया हर्बट ने। हर्बट स्पेंसर ने अध्यापन क्षेत्र को बेहतरीन बनाना है, अध्यापन क्षेत्र को सर्वोपरि बनाना है, इसलिए हर्बट ने पंचपदी पद्धति करी। लेकिन हर्बट ये पंचपदी पद्धति को आपको समझना है, विधि को समझना है, तो निबंध को आपको एक साइड में रखना है। निबंध एक उदाहरण है, निबंध एक एग्जाम्पल है। तो वो निबंध के एग्जाम्पल से हर्बटीय पंचपदी प्रणाली आपको जल्दी आ जाएगी, क्योंकि हर्बटीय पंचपदी प्रणाली को आपको समझना है तो निबंध को समझना बहुत जरूरी है। निबंध में जैसे टॉपिक होते हैं वैसे ही हर्बट ने अपने शिक्षण में टॉपिक दे दिए। निबंध में जैसे टॉपिक दिए गए हैं, जो पाठ दिए गए हैं, तो हर्बटी ने भी शिक्षण में अपने पाठ दे दिए, अध्यापन क्षेत्र में अपने पाठ दे दिए। जो मैंने पांच पद्धति जो मैंने आपको बताई है, पहला है प्रस्तुतिकरण, दूसरा पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यीकरण, पांचवा है प्रयोग। तो ये पंचपदी पद्धति आपकी आती है, परीक्षा में पूछा जाता है कि पंचपदी पद्धति किसकी है, तो हमें आंसर देना है हर्बटीय पंचपदी पद्धति। तो इसलिए हर्बटीय विधि है ये पंचपदी पद्धति, हर्बटीय विधि, जिसको बोलते हैं हर्बट स्पेंसर इसके जनक थे। कोई भी पूछ सकता है इसमें एग्जाम्पल, रीट एग्जाम में आ जाए तो हर्बट पूछ सकते हैं कि आपको कि इस विधि के जनक कौन है, जो पंचपदी पद्धति के जनक कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको बता हर्बट। आपको पूछ लगे कि प्रस्तावना के बाद क्या आएगा? प्रस्तुतिकरण आएगा। पूछ सकते हैं कि प्रस्तुतिकरण के बाद क्या आएगा? तुलना आएगा। तुलना के बाद क्या आएगा?
सामान्यीकरण आएगा, नियमीकरण। अब नियमीकरण के बाद क्या आएगा, तो निष्कर्ष आता है, तो उसको प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग हो गया। निष्कर्ष नहीं, हम निबंध के तौर पे इसको अलग रख दिया है, निबंध को अलग रख करके हरबटीय पद्धति को अलग रखा है, तो ये प्रयोग है। यहां पर प्रयोग है, वहां पर केवल निष्कर्ष है, बस इतना ही अंतर है निबंध में और हमारे हरबटीय पद्धति में, इतना ही अंतर होता है। ये हरबटीय पद्धति जो है शिक्षण को बेहतरीन बनाने की पद्धति है। शिक्षण जब क्लास में आवे तो क्लास में जो तरीका है उसका हरबट के अनुसार चले। क्लास में जो तरीका है 5 प्रयोग किए जाए उसके द्वारा। शिक्षक के जो है, अध्यापक के जो है 5 प्रयोग किया जाए। अध्यापक 5 प्रयोगों से अपने शिक्षण को बहुत बेहतरीन बना सकता है। ये 5 प्रयोग जो है, जो मैंने आपको बताए हैं, ये 5 प्रयोग हरबट के, ये 5 प्रयोग कक्षा में किए जाने चाहिए, जिसके द्वारा शिक्षण बहुत बेहतरीन हो सकता है, शिक्षण को बहुत उच्चतर स्तर पर ले जाया जा सकता है। तो ये 5 प्रयोग हमारे होना बहुत जरूरी है शिक्षण में, अध्यापन क्षेत्र में बहुत जरूरी है। आगे हम बढ़ते हैं, प्रदर्शन विधि। अब आती है तीसरी विधि, हमारी अन्य महत्वपूर्ण विधियां। ये जितनी भी विधियां हम पढ़ रहे हैं, अन्य महत्वपूर्ण विधियां हिंदी भाषा की अन्य महत्वपूर्ण विधियां, जिसके अंदर ये जितने भी शिक्षण विधियां हैं जो हमने पढ़ रहे हैं, ये सब अन्य महत्वपूर्ण विधियां किसी में प्रयोग किया जा सकता है। हो सकता है गद्य में किया जा सकता है, हो सकता है पद्य में, व्याकरण में, रचना में, किसी में प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये अन्य महत्वपूर्ण विधियां प्रदर्शन विधि आती है। अब प्रदर्शन विधि में एक पहला आता है कहना, दूसरा दिखाना, दिखना और करना। अब इसका प्रयोग किया जाए, प्रदर्शन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले प्रदर्शन के हम टुकड़े करेंगे, उसकी उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में हमने किया, प्रदर्शन की उत्पत्ति हमने करी, प्र, उपसर्ग, दृश्य, धातु प्लस अन प्रत्यय, ये यहां पर अपन ने किया। तो यहां पर मैंने लिखा है प्र उपसर्ग, प्रगति करना। दूसरा है दृश्य धातु, जिसको अर्थ होता है देखना। अन प्रत्यय, जिसको मतलब होता है करना। अब देखिए, कहना, देखना और करना। कहना मतलब प्रगति, प्रगति, दृश्य धातु, अन प्रत्यय, देखना, कहना, देखना और करना। तो ये हो गया प्रदृश्य और अन प्रत्यय के योग से जो है ये प्रदर्शन बना है। प्रदर्शन का मतलब होता है कहना, देखना, करना, प्रदर्शन कहलाता है। तो किसी कठिन कार्य व जटिल विषय वस्तु को सरल तरीके से प्रस्तुत करना प्रदर्शन कहलाता है। जैसे किसी नर द्वारा रस्सी पर चलना, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करना, नाटक करना जिसको बोल सकते हैं, प्रदर्शन करना, बहुत बेहतरीन बनाना। प्रदर्शन करने की विधि भी है, जिसको नाटक के अंदर अभिनय विधि होती है। जैसे हमने अभिनय विधि देखी है, नाटक के अंदर कोई पात्र होते हैं, पात्र क्या करता है, अपना अभिनय कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने आप को। कोई राम का पात्र बन रहा है, कोई सीता का पात्र बन रहा है, कोई लक्ष्मण का पात्र बन रहा है, या फिर हो सकता है रामायण के जो जितने भी पात्र वो रामायण के अनुसार बन रहे हैं। तो वो एक पात्र हो गए जो अभिनय कर रहे हैं, अपना नाटक कर रहे हैं। तो इस तरीके का अभिनय हो गया, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना अभिनय के साथ साथ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं ये पात्र हूं। और इसके साथ साथ प्रदर्शन करना दूसरा एक ये भी है अपना, कि कोई नर है जो रस्सी पर चल रहा है, वो अपना प्रदर्शन कर रहा है, वो बता रहा है मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। उसका कहने का अर्थ है कि मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। वो अपना प्रदर्शन कर रहा है, अपने चीज को बता रहा है, बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा रहा है। तो वो क्या हो, प्रदर्शन करना हो गया, क्योंकि अपने जैसा कोई नहीं कर सकता। तो ये प्रदर्शन हो गया। आगे हम बढ़ते हैं कि इस विधि में शिक्षक अमूर्त, एक सेकेंड, हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि किसी नर द्वारा रस्सी पर चलना, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला चीज आपको बताई है। इस विधि में शिक्षक अमूर्त विषय को सरल रूप में पढ़ाने के लिए एक चित्र के द्वारा, चित्र की सहायता ली जाती है, मॉडल की सहायता ली जाती है, चार्ट की सहायता ली जाती है, आदि का सहायक सामग्री का निर्माण करता है और जटिल विषय वस्तु को सरल एवं रोचक बना देता है। तो आपने, अध्यापक ने क्या किया, कोई चित्र ले लिया, कोई चार्टर ले लिया, कोई चीज मॉडल ले लिया, तो उस हिसाब से उसने प्रदर्शन कर दिया। जो प्रदर्शन कर रहा है, चाहे चित्र के माध्यम से प्रदर्शन कर रहा है, मॉडल के माध्यम से कर रहा है, या फिर कोई वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर कोई अपना
जो उत्कर्ष करने के लिए या फिर अपने आप को बढ़ाने के लिए कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो इस तरीके का प्रदर्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। जो उसका माध्यम है, जो सहायक सामग्री है, उसको प्रदर्शन कहते हैं, उस चीज का प्रदर्शन वह कर रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि शिक्षक इन सहायक सामग्री के माध्यम से किसी विषय को सही ढंग से समझा पाता है। अब इसके आता है गुण। शिक्षण सूत्र मूर्त की अमूर्त की ओर चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण सूत्र हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको बताया, शिक्षण सूत्र के बिना कुछ नहीं होता। शिक्षण विधियों को जानने के लिए शिक्षण सूत्र को जानना बहुत जरूरी होता है। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विधि है। फिर उसके बाद में ये अध्यापक के मित्र विधि भी है और कल्पना शक्ति का विकास होता है। आगे हम बढ़ते हैं प्रदर्शन विधि के बाद में भाषा यंत्र विधि, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है भाषा यंत्र विधि। भाषा को यांत्रिक तरीके से, जिसके साथ में भाषा के साथ यंत्र होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगे, उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम के माध्यम से भाषा यंत्र विधि का प्रयोग किया गया है। उस इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट रहते हैं हमारे पास में, जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी पार्ट है, और पार्टों के माध्यम से जो है भाषा यंत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं भाषा यंत्र विधि। भाषा यंत्र विधि, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होने चाहिए हमारे पास, उस विधि के माध्यम से शिक्षण को बेहतरीन बनाना है। भाषा यंत्र विधि, हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होने चाहिए, उस पार्टों के द्वारा हम अपने शिक्षण को या फिर हम अपने अध्यापन को बेहतरीन बना सकते हैं, अध्यापन को चरम सीमा तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारे पास पार्ट होना बहुत जरूरी है। अब इस विधि में भाषा यंत्र का अर्थ ग्रामोफोन से लिया जाता है, जिसमें सीता वाद्य यंत्र भी कहते हैं। यह विधि छात्रों में ग्रामोफोन के माध्यम से उच्चारण की कुशलता विकसित की जाती है। भाषा सीखने के लिए यंत्रों उपकरणों जैसे ग्रामोफोन, लिंग्वासफोन, रेडियो, शामपट्ट, पोस्टर इत्यादि का उपयोग किया जाता है, उसे भाषा यंत्र विधि कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम होने चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होने चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने अध्यापन क्षेत्र को, हम अपने शिक्षण क्षेत्र को बेहतरीन बना सकते हैं। उसके लिए हमारे पास भाषा यंत्र होने चाहिए, हमारे पास लैंग्वेज के यंत्र होने चाहिए, या लैंग्वेज के यंत्र होने के साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होने चाहिए। उस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के माध्यम से हम भाषा यंत्र विधि का प्रयोग कर सकते हैं, भाषा यंत्र विधि का प्रायोगिक कार्य कर सकते हैं। तो हमारे पास या फिर ग्रामोफोन होना चाहिए, हमारे पास ग्रामोफोन नहीं है तो लिंग्वाफोन होना चाहिए, ये भी नहीं है तो रेडियो होना चाहिए, रेडियो आज के पुराने जमाने में चलता था, या फिर वो रेडियो होना चाहिए। शामपट्टे का प्रयोग, पोस्टर आदि भी हमारे पास होने चाहिए, जिसके द्वारा भाषा यंत्र विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इस विधि में शिक्षक किसी कक्षा और रचना की रिकॉर्डिंग करता है। सबसे पहले शिक्षक क्या करता है, रचना की रिकॉर्डिंग कर रहा है, फिर उसके तत्पश्चात बालकों को यंत्र द्वारा रिकॉर्डिंग सुनाकर उच्चारण द्वारा विषय वस्तु को याद कराता है। अब छात्र को जो है वो विषय वस्तु याद करा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। इस विधि में सीता वाद्य यंत्र में शुद्ध रचनाएं भरी हुई रिकॉर्ड होती है, जिन्हें बालक अनुकरण द्वारा सुनकर उच्चारण करते हैं। अब इसके गुण, अनुकरण विधि द्वारा दूसरे रूप मानी जाती है, प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। अब ध्यान रखना, ये जहां पर भी आ जाए वहां पर ये ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि, उच्चारण एवं श्रवण कौशल का विकास हो रहा है इस विधि में। ये स्तर हेतु जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए तो ये समझ लीजिए वो क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, वो विधि बहुत महत्वपूर्ण है। स्तर हेतु जहां पर भी आ जाए तो वहां पर वो विधि महत्वपूर्ण हो जाती है। उस विधि महत्वपूर्ण विधि होने के कारण वो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, वो क्वेश्चन अपने रीट एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए स्तर हेतु जहां पर भी आए ये क्वेश्चन, जहां पर भी स्तर हेतु आ जाए तो वहां पर समझ लेना वो विधि बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो विधि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम बढ़ते हैं। ध्वन्यात्मक फोनेटिक्स विधि। अब आते हैं ध्वन्यात्मक विधि के अंतर्गत। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, ध्वन्यात्मक किसे कहते हैं, जो ध्वनि होती है, ध्वनि हमारी आत्मा है, ध्वन्यात्मक हमारी आत्मा है, हमारा जीवात्मा जो है, हमारी आत्मा जो है ध्वनि है। ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा के वह छोटे से छोटी इकाई, व्याकरण के अंतर्गत आता है ध्वनि। ध्वनि उसे कहते हैं व्याकरण के अंतर्गत, जो व्याकरण की परिभाषा है ध्वनि, वही चीज यहां पर है ध्वनि विधि। व्याकरण की जो परिभाषा वही ध्वनि यहां पर है। तो ध्वन्यात्मक उसके कहते हैं व्याकरण की, भाषा की वह छोटे से छोटे इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको ध्वनि कहते हैं। और टुकड़े नहीं कर सकते हम, जिसके टुकड़े हो गए जो हो गए, लेकिन उसको और पृथक नहीं कर सकते, और जिसके टुकड़े नहीं कर सकते वो ध्वन्यात्मक विधि कहलाएगी। तो ध्वन्यात्मक विधि की परिभाषा है। तो ध्वन्यात्मक विधि जो दार्शनिक विधि भी है, इसको दर्शन शास्त्र से भी लिया गया है। क्यों?
क्योंकि ध्वनि है, आवाज है, हमारी आवाज आ रही है, वो ध्वनि है। तो वह ध्वनि आ रही है तो हमारी कहां पर जा रही है? वो ध्वनि जा रही है ब्रह्मांड के अंदर। अब ब्रह्मांड के अंदर लेकिन हमें ध्वनि दिख नहीं रही है, वो अलौकिक हो गई। वो ध्वनि क्या हो गई? अलौकिक हो गई। वो एक आत्मा हो गई। ध्वनि को ही आत्मा कहा। ध्वन्यात्मक हमारी आत्मा ही ध्वनि है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आत्मा ही ध्वनि है। तो यह ध्वनि वहीं से ली गई है जहां से हम आवाज कर रहे हैं। हम आवाज कर रहे हैं और हमारी आवाज जो है ब्रह्मांड में जा रही है, तो वही ध्वनि ये है। तो इसको ध्वन्यात्मक विधि के रूप में दे दिया गया है। ध्वनि भी उसे कहते हैं, दार्शनिक विधि है। ध्वनि भी उसे कहते हैं जो भाषा के अंदर वह छोटे से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते, ध्वनि कहते हैं। उसको ध्वनि हम कहते हैं। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यहां पर मैं लिख देता हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इस विधि को फोनेटिक विधि भी कहते हैं। अब ध्यान रखना, फोनेटिक क्या है? फोनेटिक्स बोलते हैं, हिंदी में इसका रूपांतरण होता है तो उच्चारण स्थान। फोनेटिक्स का दूसरा रूप क्या है? उच्चारण करना। यहां पर फोनेटिक्स की परिभाषा में लिख देता हूं, यहां पर हिंदी में लिख देता हूं इसका उच्चारण। फोनेटिक्स का मतलब होता है उच्चारण। ध्वन्यात्मक हम बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उच्चारण ही कर रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं, हमारी आवाज, वो एक ध्वनि है, वो एक शब्द है, वो एक वाक्य है, वो अर्थ विज्ञान है। तो हम जो बोल रहे हैं वो हमारी आत्मा बोल रही है, और हम जो बोल रहे हैं वो ध्वनि है। और ध्वनि है, हमारे को दिखती नहीं है। ध्वनि किसी भी रूप में लेंगे तो ध्वनि कभी दिखेगी नहीं, क्योंकि वो अलौकिक शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। और वही ध्वनि इस ब्रह्मांड के अंदर जाती है जो हमें कभी दिखाई नहीं दे सकती। तो वह हमारी आत्मा है। जिस तरीके से आत्मा हमें नहीं दिखती, बहुत तपस्या करने के बाद दिखती है, उसी तरीके से हम ध्वनि को यदि देखना है तो सबसे पहले हमारी आत्मा को देखना पड़ेगा, उसके बाद हम ध्वनि को देख पाएंगे। ध्वनि ही इस ब्रह्मांड के अंदर चली जाती है। ध्वनि को देखना असंभव है, और ध्वनि को देखना है सबसे पहले अपनी आत्मा को देखना पड़ता है, वही हमारी ध्वनि है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है यह विधि रोमन मतलब इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षण से, अर्थात अंग्रेजी से ली गई है। वहां पर मैंने आपको लिख दिया जो कठिन शब्द है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स बोलते हैं हिंदी में उच्चारण। अब उच्चारण जो होता है, फोनेटिक्स जो सिंबल्स होते हैं, रोमन शिक्षण से अर्थात अंग्रेजी से ली गई है। ये ध्वन्यात्मक विधि जो है अंग्रेजी से ली गई है, अंग्रेजी नहीं है, उसको फोनेटिक्स से ली गई है। तो फोनेटिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, रोमन भाषा से ली गई है। और यह विधि ध्वनि के ज्ञान पर आधारित विधि है। यह विधि ध्वनियों का उच्चारण एवं अक्षर विन्यास का अभ्यास हो जाता है, अतः इसे संश्लेषण विधि भी कहते हैं। अब ध्यान रखना, यह ध्वन्यात्मक विधि संश्लेषण विधि है। संश्लेषण होता है संक्षिप्त रूप, संश्लेषण होता है संक्षिप्त रूप, इकाई और अधिक प्रकट नहीं कर सकते हैं। जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैं यहां पर लिख देता हूं, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जा सकते। अब यहां पर आता है संक्षिप्त रूप। संश्लेषण विधि है ये एक संश्लेषण बोलते हैं, तो ये एक संक्षिप्त विधि है। संश्लेषण विधि हम बोलेंगे तो ये एक संक्षिप्त विधि है जिसको बोलते हैं संश्लेषण। संश्लेषण सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। तो हमारी ध्वन्यात्मक एक संश्लेषण विधि है। विस्तृत तौर से उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, संश्लेषण यानी संक्षिप्त रूप से उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो एक संश्लेषण विधि है। इस विधि में शब्दों, वाक्यों, वाक्य के ध्वनियों का अधिक बल दिया गया है। इस विधि में जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी आवाज एक ध्वनि है, ध्वनि हमारी आवाज है, इसके साथ शब्द भी हमारी आवाज है, शब्द के बाद वाक्य भी हमारी आवाज है, वाक्य के बाद अर्थ भी हमारी आवाज है, अर्थ विज्ञान भी हमारी आवाज है। तो हमारी आवाज जो है वह ध्वनि है। ध्वनि के साथ साथ ध्वनि ही हमारी आत्मा है। ध्वन्यात्मक विधि, ध्वनि ही हमारी आत्मा है, शब्द ही हमारी आत्मा है, वाक्य ही हमारी आत्मा, और अर्थ विज्ञान भी हमारी आत्मा है। जो हम उसको बना रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो ध्वनि है, जो आवाज है
वो शब्द है, वो वाक्य है, तो ये सारी चीजें जितनी भी है वो हमारी आत्मा बोल रही है। और ध्वनि को हम देख नहीं सकते क्योंकि प्रकट नहीं है, वो प्रकट होने के बाद में दिखते नहीं है, अलौकिक है, अप्रत्यक्ष रूप है, प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, अप्रत्यक्ष रूप होती है ध्वनि। ये दार्शनिक विधि भी है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि यह एक दार्शनिक विधि है, जैसा मैंने आपको बताया ये दर्शन शास्त्र की विधि है। इस विधि में शब्द विच्छेद भी बताया जाता है। इस विधि में हम शब्द विच्छेद करेंगे क्योंकि ध्वनि का अर्थ ये होता है, ध्वनि का अर्थ होता है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि भाषा की वह इकाई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी लिखा था, भाषा की वह इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको ध्वनि कहते हैं। जा सकते उन्हें ध्वनि कहते हैं। यहां तक मैंने आपको लिख दिया है। यह ध्वनि की परिभाषा है, वर्ण की परिभाषा है कि भाषा की वह इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको और पृथक नहीं किया जा सकता, उसको आप ध्वनि कहते हैं। वही हमारी आत्मा है। तो ध्वनि ही हमारे लिए सर्वोपरि है, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया है कमल। ये कमल एक शब्द है। इस शब्द के माध्यम से हम समझेंगे ध्वनि को, ध्वनि को शब्द के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है शब्द कमल। अब कमल के हमने टुकड़े किया है, शब्द विच्छेद किया है। तो कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ले प्लस, कैसे हुआ? कै में क्या है? हलंत है, तो कै में ए मिलेगा, कै में ए मिला तो कै बन गया, ये वाला कै। फिर मैं के अंदर हलंत है, मैं के अंदर ए मिला है तो मैं पूरा बन गया। फिर ल में हलंत है, ल में ए मिला है तो ल बन गया। तो इस तरीके से जो पूरा शब्द ये बना है, पूरे वर्ण जब मिल जाएंगे तो वो कमल बन जाएगा, वो एक शब्द बन जाएगा। तो ये जो वर्ण है वो ध्वनि है। ये जितने भी टुकड़े हैं हमने जो देखे हैं ये एक ध्वनि के रूप है, ये एक ध्वनि है। ये जितने भी टुकड़े हैं ये सब एक ध्वनि है। ये यहां से यहां तक जो है ये एक ध्वनि है जिसको और टुकड़े नहीं कर सकते। कै में हलंत है क्योंकि कै के हमने टुकड़े कर दिए, व्यंजन के टुकड़े हो गए हैं। कै में ए मिला हुआ था तो कै के हमने टुकड़े करिए, कै में हलंत लगा करके ए लिख दिया। फिर मैं में हलंत लगाए क्योंकि मैं व्यंजन है, मैं में हलंत लग रही है, ए यहां आगे लिख दिया है तो मैं पूरा बन गया। फिर ल में हलंत है क्योंकि ल पूरा नहीं होता है क्योंकि हम ध्वनि विज्ञान पढ़ रहे हैं या फिर ध्वनि विधि पढ़ रहे हैं। तो ल में हलंत गया फिर ए बन गया, तो इस ल में हलंत करके ए आगे लिख दिया। तो ये जितने भी जुड़ जाएंगे, कै में ए मिला तो कै बन गया, मैं में ए मिला तो मैं बन गया, ल में ए मिला तो ल बन गया। तो इस तरीके से जो है ये ध्वनि का उदाहरण है जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते और उसको विच्छेद नहीं किया जा सकता, वो ध्वनि कहलाती है। तो ये जितने भी चीजें ये ध्वनि है, ध्वनि विज्ञान है। तो ये कमल एक शब्द था। इस ध्वनि विधि को समझने के लिए कमल शब्द हमने लिया है, इसका शब्द विच्छेद किया, वर्ण विच्छेद किया है। यहां पर हम बोलेंगे तो वर्ण विच्छेद, यहां पर हम बोलेंगे तो वर्ण विच्छेद। शब्द विच्छेद भी बोल सकते हैं, शब्द विच्छेद भी हमारा है। तो ये यहां पर शब्द विच्छेद हम लिख देते हैं। शब्द विच्छेद, एक सेकंड में आपके लिए लिख देता हूं यहां पर कि शब्द विच्छेद। शब्द ये यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए शब्द। ये जो शब्द है हमने यहां पर लिखा है, इस विधि में शब्द विच्छेद भी बताया जाता है। शब्द विच्छेद के हम शब्दों के टुकड़े कर रहे हैं। शब्द हमने लिया है कमल, कै में हलंत लगाया फिर ए लिखा है आगे, कै पूरा बन जाएगा। मैं में हलंत लगाया फिर ए लिखा आगे, ल में हलंत लगा करके ए लिखा आगे। तो कै में हलंत लगा करके ए लिखा है, कै प्लस ए बरोबर कै, मैं प्लस ए बरोबर मैं, ल प्लस ए बरोबर ल। तो इस तरीके से जो है ध्वनि के हमने शब्द के टुकड़े कर दिए। शब्द के टुकड़े करने के बाद हर वर्ण को अलग अलग लिख दिया है क्योंकि ये तो ध्वन्यात्मक विधि है। ध्वनि के लिए हमें वर्णों
को लिखना पड़ता है, जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते वो वाले वर्ण हमें चाहिए। तो ये वाले वर्ण हमने लिखे हैं जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये जो है शब्द विच्छेद हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया। आदि इस विधि में शब्द रचना तथा वाक्य रचना के बारे में भी बताया जाता है। इसमें शब्द रचना जैसा कि मैंने बताया, आत्मा, वाक्य रचना तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। हमारी शब्द रचना कैसी है, हम जो है हमारी आवाज हम कर रहे हैं, ध्वनि जो हम बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। शब्द बोल रहे हैं, हमारी आत्मा ही हमारा शब्द है। और वाक्य जो है वो भी हमारी आत्मा ही बोल रही है। वाक्य सेंटेंस हम ही बोल रहे हैं तो हमारी आत्मा ही वो चीज बोल रही है, तो वो भी एक ब्रह्म है, वो भी एक ईश्वर है, एक दार्शनिक विधि है जिसको बोलते हैं अलौकिक। अलौकिक, अप्रत्यक्ष, ये सारी चीजें जो है अलौकिक है। ये जो विधि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको एक अलौकिक विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है, जिसको ध्वनि को देख नहीं सकते, उसको प्रकट नहीं कर सकते। तो ये अलौकिक है, अप्रकट विधि, अप्रत्यक्ष विधि, अलौकिक विधि। तो ये दार्शनिक विधि है जिसके अंदर ध्वनि को हमने सर्वोपरि लिया है। ध्वनि एक ऐसी चीज है जिसको ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं। तो ये साइंस का टॉपिक भी है कि जिसको साउंड साइंस कहते हैं। तो इसके अलावा जो ध्वनि विज्ञान है, जो ध्वन्यालोक है, ये जो ध्वनि है ध्वन्यात्मक है, तो इसको हम कहेंगे कि भाषा की वह विधि, भाषा का वह टॉपिक, भाषा का वह वर्ण जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं ध्वनि। जिसके और टुकड़े नहीं किए जाते, भाषा की वह इकाई भी बोल सकते हैं, भाषा का वह वर्ण भी बोल सकते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते उसको ध्वनि कहते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। तो ये उसका अपना परिभाषा दी। अब आगे बढ़ते हैं शब्द रचना और वाक्य रचना। जैसे कि मैंने बताया, शब्द हमारा आत्मा है और वाक्य भी हमारी आत्मा है जो हम बोल रहे हैं। तो बारीकी में भी बताया जाता है, ध्वनि के विषय में यही चीज बताई जाती है। कैसे बताई जाती है शब्द रचना वाक्य रचना, कैसे बताएंगे? सबसे पहले आता है ध्वनि, जिसको बोलते हैं वर्ण। अब आते हैं इसके बाद में, वर्ण के बाद में आते हैं शब्द, शब्द के बाद में आएंगे वाक्य, वाक्य के बाद में आएंगे अर्थ। यहां तक ये जितना भी टॉपिक हमने लिखा है, तो ये इस विधि में शब्द रचना और वाक्य रचना के बारे में भी हम सीखते हैं, हमें पता चलता है। शब्द रचना और वाक्य रचना के बारे में भी हमें पता चलता है। तो इस तरीके से, और ध्वनि सीखने के बाद भाषा सीखना आसान हो जाता है। ध्वनि हम सीख गए तो भाषा को जल्दी हम सीख सकते हैं, भाषा को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्वन्यात्मक विधि के गुण। अब इस विधि के क्या गुण होते हैं? भाषा सीखने में सहयोग करती है, अंग्रेजी शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण विधि है, वैज्ञानिक विधि है, वाचन कौशल का विकास होता है। ये जितने भी गुण है, तो इसके ये गुण है जिसके विषय में हमारा विकास हो रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं दूरस्थ शिक्षा विवेचन। अब दूरस्थ शिक्षा विधि, दूरस्थ शिक्षा होता है डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको बोलते हैं दूरस्थ शिक्षण विधि हो गई है। दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से हम जो है दूर दूर तक अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से, अपने विद्यालय के माध्यम से दूर दूर तक जो बैठे विद्यार्थी है उनको हम शिक्षण कर सकते हैं, उनका अध्यापन, उनको अध्ययन करा सकते हैं, उनको शिक्षण के माध्यम से उनका पढ़ाई करवा सकते हैं। जो पढ़ाई करवाना है वो दूरस्थ शिक्षण है। हम दूर रहते हुए और जो विद्यार्थी है जो दूर रह रहे हैं, उनको यदि पढ़ना है तो दूरस्थ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है वो क्लास में आकर के पढ़े, जरूरी नहीं है वो कहीं आकर के हमारे पास आकर अध्यापक के पास आकर के पढ़े। हो सकता है वो नहीं आ सकते, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी है, हो सकता है वो सर्विस में है, कुछ भी हो सकता है। तो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली वही है जिसको दूर रह करके भी विद्यार्थी पढ़ सकता है। दूर रह कर भी, चाहे कितना ही दूर हो, दूर रह करके भी पढ़ सकता है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है इग्नू का। जैसे लगभग अपन जानते हैं, इग्नू का एक उदाहरण आता है। इग्नू एक यूनिवर्सिटी है जो हमारे इग्नू हमारी एक यूनिवर्सिटी है। इग्नू दिल्ली इग्नू दिल्ली में है। अब ये इग्नू की यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली के अंदर क्या कर रहे हैं? इग्नू का जो छात्र है, इग्नू के अंदर दूरस्थ रहने वाला जो छात्र है, वो दूरस्थ रहने वाला छात्र जो है दूर रह करके भी पढ़ सकता है, वो दूर रह करके भी अध्ययन कर सकता है। वो इग्नू के जो है सहायक सामग्री को ले सकता है, इग्नू के पुस्तक को ले सकता है, पुस्तक लेकर के पढ़ सकता है, दूर रह करके भी अध्ययन, अध्यापक के पास में नहीं आना, बिना अध्यापक के भी अध्ययन कर सकता है, दूरस्थ के माध्यम से अध्ययन कर सकता है। तो इग्नू इसका उदाहरण है। अब इसके उपनाम क्या है? उपनाम है पत्राचार, विधि, मुक्त, अधिगम, बहुमाध्यम शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन। तो ये इसके जो है उपनाम है। इसको पत्राचार विधि भी कह सकते हैं, मुक्त अधिगम भी कह सकते हैं, बहुमाध्यम शिक्षा भी कह सकते हैं, स्वतंत्र अध्ययन भी इसको कह सकते हैं। इसके उपनाम है, दूरस्थ शिक्षण विधि का उपनाम, जिसको बोलते हैं पत्राचार विधि है। हम कहते हैं ना, ये पत्र जो है दूसरे पत्र तक पहुंचा देना, हमारा जो एड्रेस दिया है वहां तक पहुंचा देना साहब, हमारा संदेश,
हमारा संदेश हमारे यहां से लेकर के मुंबई तक पहुंचा देना हमारे संदेश को। ऐसा भी हम कहते हैं पत्राचार का माध्यम। पत्राचार यानी वहां से हम पढ़ना है, हमें पत्राचार के माध्यम से हम पढ़ना चाहते हैं, वहां से हमारी पुस्तकें हमारे पास आ जानी चाहिए, हमारे घर पे आ जानी चाहिए, उन पुस्तकों को हम पढ़ सकते हैं। मतलब वहां की सूचना हमारे पास आ जानी चाहिए, जो हमने लिखित में दिया है वो सूचना हमारे पास पहुंचे। तो ये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है जिसको कहते हैं पत्राचार विधि। अब ये मुक्त अधिगम विधि है, मुफ्त में हम सीख रहे हैं, मुफ्त में। इसमें हो सकता है पेमेंट हम कुछ दे रहे हैं तो मुफ्त में भी सीख रहे हैं, हमारी जो पुस्तकें आ रही है वो मुफ्त में भी आ रही है। बहुमाध्यम शिक्षा, इसमें बहुमाध्यम शिक्षा है और स्वतंत्र अध्ययन, हम स्वतंत्र रह के इसका अध्ययन कर सकते हैं बिना अध्यापक के सहयोग से। अब विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली, जैसा कि मैंने नाम यहां पर भी लिखा है, इग्नू नई दिल्ली में स्थित है, पर आधारित है। तो इग्नू नई दिल्ली में स्थित है। इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इग्नू, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, सबसे बड़ा जो है पूरे भारत देश के अंदर ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इग्नू दूरस्थ शिक्षा के लिए बड़ा विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा ये एक विश्वविद्यालय है जो दिल्ली में स्थापित है, नई दिल्ली में। आगे हम बढ़ते हैं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में। राजस्थान स्टेट, अब राजस्थान में भी है हमारे ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन स्कूल, राजस्थान में ओपन स्कूल है, राजस्थान स्टेट ओपन शिक्षा जिसको बोलते हैं, जयपुर में इसी विधि पर आधारित है, जो SIOS, शायद इसका फुल नेम SIOS। तो ये जो स्कूल है स्टेट स्कूल, जो SIOS जो स्कूल है ये राजस्थान स्टेट की है, स्कूल है राजस्थान स्टेट की। इसमें मिटा देता हूं, हो सकता है कि राजस्थान स्टेट की है ये स्कूल। आपके लिए यहां पर मैं लिख देता हूं, SIOS की स्कूल है, SIOS। इस विधि में छात्र अनौपचारिक, इस विधि में छात्र अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है और अर्थात दूरस्थ शिक्षा में रहकर अभिप्राय घर बैठे शिक्षण ले सकता है। उसको जो है विद्यालय में या फिर हो सकता है अध्यापक के पास में जाने की जरूरत नहीं है, वो घर में बैठ करके भी अध्ययन कर सकता है, घर में बैठा बैठा भी पढ़ सकता है, उसको अध्यापक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वो घर पे भी उसकी किताबें आ सकती है, किताबें आने के बाद वो पुस्तकों से अध्ययन, अनौपचारिक अध्ययन कर सकता है। तो इसको घर बैठे अध्ययन भी कहते हैं। इस शिक्षण में ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है जो परिस्थिति विशेष कारण अपनी शिक्षा नियमित नहीं रख पाते। तो यहां पर लिखा है कि जो परिस्थिति विशेष जो है अपनी शिक्षा को नियमित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी कोई परिस्थितियां हैं, हो सकता है कि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, हो सकता है कि उनकी कोई समस्या है, हो सकता है कि वो सर्विस में है। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि दूरस्थ शिक्षा उसी के लिए है जिसके पास कोई समस्या है, हो सकता है उसको सर्विस है तो वो रेगुलर नहीं जा सकता, तो डिस्टेंस से अध्ययन करेगा। हो सकता है उसके कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो दूर से अध्ययन कर सकता है, दूर बैठे बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान से अध्ययन कर सकता है, उसके अध्यापक के पास में आने की इतनी वो है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसी के अंदर ऐसे विद्यार्थी के लिए पत्राचार शिक्षा हो जाती है। ऐसे विद्यार्थी जो है जो दूर रह करके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पत्राचार शिक्षा है। खुला विश्वविद्यालय स्थापित है उनके लिए, खुला विद्यालय भी स्थापित है। जो 10वीं 12वीं क्लास के स्टूडेंट है, हो सकता है कि 10वीं 11वीं 12वीं जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं ओपन स्कूलिंग के माध्यम से, जैसा मैंने स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन स्कूल, स्टेट ओपन स्कूल ओपन है। इस विधि में बालक शिक्षक से दूर रहकर शिक्षण करता है, अतः इसे दूर शिक्षा प्रणाली कहते हैं। वो शिक्षक से दूर रहता है, बालक जो है शिक्षक से दूर रहकर शिक्षण करता है। बालक जो है शिक्षक से दूर रहे, अध्यापक से बहुत दूर है, फिर भी उसको शिक्षण करना है, तो उसकी ये समस्या होने के कारण वो दूरस्थ शिक्षा से अध्ययन कर सकता है। वहां से वो 11वीं कर सकता है, हो सकता है वहां से 9वीं कर सकता है, वहां से 10वीं क्लास कर सकता है स्टेट ओपन स्कूल से। फिर उसके बाद में उसको यदि यूनिवर्सिटी से करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, जितने भी सारी चीजें हैं डिस्टेंस से करनी है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, जितने भी यूनिवर्सिटी में जो दूरस्थ शिक्षा की है, जो इग्नू है, इग्नू के अंदर से वो चाहे बीसीए कर सकता है, बीएससी कर सकता है, बीए बीकॉम, जितनी भी सारी चीजें हैं वो वहां से दूरस्थ शिक्षा से अध्ययन कर सकता है। तो दूरस्थ शिक्षा के लिए अध्ययन करने के लिए ये इग्नू स्थापित है। अब आते हैं इसके गुण क्या है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी, पत्राचार द्वारा उच्च कक्षा जो होती है उनके लिए उपयोगी, पत्राचार द्वारा शिक्षण किया जाता है। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक तीनों उद्देश्यों का प्राप्ति होती है, तीनों उद्देश्य का कौशल का विकास होता है। जैसा कि आज के हमने टॉपिक में यही पढ़ा है, ये हमारा दूरस्थ शिक्षा अध्ययन, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है। तो आज के टॉपिक में हमने अन्य महत्वपूर्ण विधियां पढ़ी है। भाषण शिक्षण के, भाषा के
अन्य महत्वपूर्ण विधियां, जिसमें मैंने आपको बताया ध्वन्यात्मक विधि, दार्शनिक विधि बताई, भाषा प्रयोगशाला विधि, लैंग्वेज लैब, जिसको कंप्यूटेशनल एक टेक्निकल लैंग्वेज है, तो भाषा जो है टेक्निकल लैंग्वेज है, जिसके अंदर भाषा प्रयोगशाला विधि पढ़ाई, ध्वन्यात्मक विधि पढ़ाई, जो दार्शनिक विधि है, फिलोसफी पर आधारित विधि है, भाषा यंत्र विधि पढ़ाई। भाषा यंत्र विधि यह है कि जिसके पास शिक्षक के पास यंत्र होने चाहिए, शिक्षक के पास जो है अभी उपकरण होने चाहिए, उस उपकरण के माध्यम से वो पढ़ाता है। हरबटीय पंचपदी प्रणाली मैंने आपको बताई है। हरबटीय पंचपदी प्रणाली निबंध पर आधारित है। निबंध के जैसे टॉपिक होते हैं वैसे हरबट ने भी अपने टॉपिक बना दिए हैं। हरबट ने भी निबंध के आधार पर अपने टॉपिक लिख दिए हैं कि इसके माध्यम से शिक्षक यदि शिक्षण कराएगा तो उसको सर्वोपरि अत्यधिक शिक्षण अच्छा लगेगा। तो उसके बाद में हमने पढ़ा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, जिसके माध्यम से इग्नू जो यूनिवर्सिटी है, इग्नू यूनिवर्सिटी के माध्यम से वो दूर रहकर के, अध्यापक से भी दूर रहकर के वो शिक्षण कर सकता है। बालक यदि उसकी कोई समस्या है तो बालक दूर रहकर भी शिक्षण कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। कल इसी टॉपिक के साथ आएंगे। हो सकता है कल अन्य महत्वपूर्ण विधियां और भी अपने सामने, वो अन्य महत्वपूर्ण विधियों को कल और पढ़ेंगे। प्रीवियस जितने भी मैंने यूट्यूब पे चैनल पे अपने अपलोड किए गए हैं, जो अपने कक्षा प्लस से जितने भी जुड़े हुए विद्यार्थी है, यूट्यूब के चैनल पे आप चेक करिए। 4 क्लासें हो गई है। उन 4 क्लासों के माध्यम से आप शिक्षण विधियों को पूरा करें, और मैं चाहता हूं कि आप शिक्षण विधियों को पूरा करें, उसके साथ साथ शिक्षण सूत्रों का भी अध्ययन करें। हमारे ऐप के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप शिक्षण सूत्रों को पढ़ें। शिक्षण सूत्रों को पढ़ने से आपको विधियां याद होगी, आप विधियों पर उनका प्रयोग करें, उन विधियों पर एक उदाहरण लेवे, शिक्षण सूत्रों के कोई सा भी एक उदाहरण लेवे और हर विधि पर उस उदाहरण का प्रयोग करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्याकरण शिक्षण विधियां है, गद्य शिक्षण विधियां है, पद्य शिक्षण विधियां है, रचना शिक्षण विधियां है। अब हमारा टॉपिक चल रहा है अन्य महत्वपूर्ण विधियां, जिसके अंदर मैंने पढ़ा भाषा यंत्र विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, ध्वन्यात्मक विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि, फिर उसके बाद में हरबटीय पंचपदी प्रणाली। यहां तक आज का टॉपिक हमारा पूरा होता है। कल फिर अन्य महत्वपूर्ण विधियों के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। इसलिए वेरी वेरी थैंक्स, और आप सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे जितनी विधियां हैं जो अपलोड हो चुकी है उस वीडियो का अध्ययन करें, और उस विधि पर आप गुड तरीके से अध्ययन करो। रीट जो परीक्षा है आने वाली, जो फरवरी के अंदर जो एग्जाम है, उसको आप पास करें, और जितने भी मार्क्स, 30 मार्क्स का जो एग्जाम है, 30 मार्क्स का जो हमारा हिंदी भाषा का जो 30 मार्क्स के जो पेपर में आएंगे, 30 मार्क्स के, तो 30 में से 30 लाएं, आप 100 में से 100 मार्क्स लाएं, और हमें बहुत खुशी होगी। इसलिए वेरी वेरी थैंक्स।